नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हुए हैं। साथ ही दोनों ही दल अपनी अपनी प्रचंड जीत का दावा करने लगे हैं। बीजेपी का नारा है शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। तो इधर कांग्रेस दमोह उपचुनाव में मिली जीत का मॉडल अपनाने की बात कर रही है। अब इस उपचुनाव में किसकी रणनीति सफल होगी और जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी, अटेंशन में आज हम ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बजा उपचुनाव का बिगुल। 2023 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल। बीजेपी का नारा शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। कांग्रेस को दमोह मॉडल पर भरोसा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है, यानी खंडवा लोकसभा समेत रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर अक्टूबर माह में ही उपचुनाव सिमट जाएंगे। साथ ही 2 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बाजी किस दल ने मारी है। दरअसल प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। रेगांव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। जोबट विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने इन सभी सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 13 अक्टूबर को नाम वापस लिया जा सकेगा। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया। तारीखों के ऐलान के साथ ही नेता भी सक्रिय हो गए। बीजेपी फौरन एक्शन मोड में आ गई है। यहाँ तक कि तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की मीटिंग तक बुला ली और चुनावी तैयारियों में जुटने का फरमान जारी कर दिया। वहीं उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी के नेता पूरे दम के साथ चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जीत का दावा करते हुए कहा है कि पार्टी पूरी तरह तैयार है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। चिंता वो करें जो सिर्फ घर से ट्वीट करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी पूछा है कि आखिर कमलनाथ कहां हैं। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी का उपचुनाव में कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मैदान में जंग के लिए तैयार हैं। चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी, बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन 4 उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी। क्योंकि हम सब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उन मुद्दों पर और संगठन की ताकत के बल पर हम चुनाव मैदान में हैं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने तो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, जो हम लगातार इस काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस आज अस्तित्व खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने कहा है कि जल्द पीसीसी चीफ प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। ऐसे कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी है। सभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रचार योद्धा हैं, नेता हैं, फील्ड में काम करने वाले, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रत्याशी के नाम पर ये कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी करके रखी है। आते ही घोषणा करेंगे। वो हमारे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी नामों की घोषणा उनके द्वारा, हमारे अध्यक्ष के द्वारा ही की जाएगी। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब दावेदारों की फौज खड़ी होने वाली है, जो दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर पर दोनों दलों के लिए खंडवा लोकसभा सीट साख का सवाल है। इस सीट के लिए कांग्रेस से अरुण यादव की दावेदारी है, तो अर्चना चिटनिस, कृष्ण मुरारी मोघे और कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी से भाजपा में असमंजस है। राज्यपाल सिंह तोमर के नाम पर भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का फाइनल मान रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। बीजेपी विकास को आगे रखकर ही वोट मांगेगी। इसके लिए नारा दिया शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, जबकि कांग्रेस को जनता से सीधा संवाद के माध्यम से दमोह उपचुनाव जीत के मॉडल पर भरोसा है। इसी पैटर्न को आने वाले उपचुनाव में भी लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी चुनावी दंगल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले नायडू जी, आप ही के पास आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। 4 उपचुनाव के नतीजों का भले ही सरकार पर कोई फर्क ना पड़े कि सरकार अगर चुनाव बीजेपी सारी जीत भी जाए हार भी जाए, लेकिन 2023 के उपचुनाव, माफ़ कीजिए, आम चुनाव पर इसका क्या असर आप देखते हैं कि क्या असर होगा? और एक बीजेपी अगर 1-2 सीटें गंवा देती है, जो 2 उनके पास हैं, तो क्या स्थिति बनती है? और कांग्रेस अगर एक भी सीट बीजेपी से छीन लेती है, दोनों अपनी और जो सीटें वो गंवा देती है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, एक बात तो तय है कि बीजेपी ने तैयारी ज्यादा अच्छी से की है, ऐसा लगता है। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी का शासन जो है, प्रशासन भी जो है, वो कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, ये जनता जानती है। अभी सारा जो है एक तरफा संवाद है, मतलब सारी बातें बीजेपी ही कह रही है, कोई सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है, अपनी तारीफ खुद ही करना पड़ी है बीजेपी को। तो कुल मिलाकर जो नतीजे होंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे। मुझे अच्छा लगा इस बात को सुनकर कि दमोह मॉडल जो चुना जा रहा है, खासतौर से जनता से सीधे संपर्क का, उसी को कांग्रेस अपना मॉडल मान रही है और वो मैं समझता हूँ कारगर होगा। एक चीज जो मुझे लगती है कि हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा टकराव है बीजेपी के लोगों में आपस में। हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को अभी फिलहाल, लेकिन ये अभी जिस तरह के बातें चल रही हैं, एक तरफ क्या नाम, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनका भी एक दावा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं दिखाई देती बीजेपी के लिए। तो कुल मिला के बीजेपी को लेके भी काफी असमंजस की स्थिति है लोगों में भी। हाँ, ये बात जरूर मुझे लगती है कि कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस को काफी तैयारी करनी होगी। और क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और तो सहानुभूति कितनी मिलती है ये पता नहीं, लेकिन ये है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कांग्रेस जी। तो खास तौर से लोकसभा की सीट की बात कर रहे हैं तो मेहनत की जरूरत खंडवा में ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ टप्पल सबसे ज्यादा वहीं है, भीतरघात का डर भी सबसे ज्यादा वहीं है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां पे ही असली दिक्कत इस चीज को लेके है कि ये ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ वो आइसोलेशन में लड़ी जाएगी लोग खंडवा की सीट। जहां वहां के जो झगड़े होंगे वो बाकी जगह उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो वो भी गौर करने वाली बात है। ऐसा नहीं है, देखने को हम लोग कहने के लिए ना भी बीजेपी कह रही है, उसका कोई जवाब देता नहीं, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये होता रहता है आमतौर पे कि जब लड़ाइयाँ होती हैं सत्ता पक्ष में, खासतौर से जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके नतीजे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो वैसे ही जनता को नहीं पता चलता उसके बारे में। और खासतौर से जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ किस तरह से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं बीजेपी के, सिर्फ आगे जाके बात कर लेना या उसमें शोर मचा देना काफी नहीं होता। जनता से उनका संपर्क कैसा है और जनता में उनका प्रभाव कैसा है वो भी देखने वाली बात। लेकिन ये संकट तो नायडू जी आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है अरुण यादव, उनके सामने भी होगा? क्योंकि लगातार वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कमलनाथ ने कहा कि मुझसे तो उन्होंने बात ही नहीं की कि उनको चुनाव लड़ना है। अभी तक उनकी स्थिति भी क्लियर नहीं है कि कौन लड़ेगा, क्योंकि बीच में झूमा सोलंकी का नाम आ गया था कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, आदिवासी भी हैं। तो ऐसे तमाम सारे फैक्टर हैं जो कांग्रेस के लिए परेशानी के सबब बन सकते, खासतौर से खंडवा में। है तो कांग्रेस को भी उन सबको सुलझाना होगा। लेकिन एक बात मुझे लगती है खासतौर से, कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, खासतौर से खंडवा में। हाँ, जो कुछ है हासिल होगा उनका, अगर होता है तो एक मात्र मतलब उनके लिए प्लस पॉइंट बस यही है। ब्रजेश जी, एक और हम देख रहे हैं कि जो नया नारा बीजेपी बात कर रही है, आपकी बार शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। अभी तक हम देखते थे कि बीजेपी की सरकार के बारे में बात करती थी, चाहे अटल जी से जमाने से लेके तमाम सारे। मोदी के आने के बाद हुआ कि अब की बार मोदी सरकार। तो इस नारे के अपने खतरे भी अपने फायदे भी है कि पार्टी जो है संगठन पीछे रहेगा, सरकार का मुखिया आगे रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक लोकप्रिय है।
लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले तो फिर ठीकरा किसके सर, क्योंकि हमने दमोह में देखा है कि जयंत मलैया पर ठीकरा फोड़ा गया। हमने 28 उपचुनाव में देखा गया कि सांची में जो कुछ हुआ सबके सामने है कि गौरीशंकर सेजवार जैसे वरिष्ठ नेता के साथ क्या हुआ, 3 घंटे उनको कार्यालय में बिठा के खड़ा रखा गया। तमाम सारे ऐसे उदाहरण देखने को हम मिले। लेकिन फिर इन चारों जगह बलि का बकरा कौन, अगर नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? क्योंकि शेरा जिसको बनना वो तो अपने सामने आ ही गए नाम। देखिए मनोज जी, यदि शिवराज पर भरोसा बरकरार, यदि आप ये नारा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ठीकरा शिवराज जी पर ही फूटेगा, क्योंकि आप उनको सामने रख रहे हो। पार्टी ने जो सर्वे किया होगा कि संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर, जो देखा होगा कि शिवराज जी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, सरकार के खिलाफ रहती है या मंत्रियों के खिलाफ रहती है, काम नहीं होते, लेकिन शिवराज जी के खिलाफ वो नाराजगी उन्होंने 2018 में भी देखी कि सीधी शिवराज जी से लोग नाराज नहीं होते हैं, उनका अलग अपना प्रभाव है। तो शायद यही वजह रही है कि शिवराज जी को फोकस कर रहे हैं। हमने 28 उपचुनाव में भी देखा था मनोज जी कि सिंधिया को एक समय ऐसा आया था कि पीछे कर दिया था और शिवराज को आगे कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये रणनीति का एक भाजपा का हिस्सा रहता है और जो फीडबैक नीचे से मिलता है कि किस तरह से किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो अभी उनको लग रहा है कि शिवराज जी का चेहरा महत्वपूर्ण है, इसलिए शिवराज जी के चेहरे से हम जीत सकते हैं, तो वो उनके चेहरे को आगे कर रहे हैं। और यदि खुदा ना खास्ते खामियाजा उल्टा आते हैं परिणाम, तो निश्चित तौर पर जिसका चेहरा आपने आगे किया होगा उस पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उन पे आपको ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। जब आपने पूरा संगठन को लेकिन नए मैं सिरे से वहीं आ रहा हूं तैयार मनोज किया जी कि युवा अध्यक्ष आपने दिया, युवा जिला अध्यक्ष आपने दिए, संगठन सर्वोपरि आपने कर दिया, उनकी मर्जी के महामंत्री, उपाध्यक्ष, पूरी टीम युवा। तो फिर क्यों ना संगठन की परीक्षा ली जाए? क्योंकि जब आप अगर इसी टीम को अब भी अगर 4 सीटों के लिए भी आप अगर शिवराज के भरोसे हैं तो फिर 230 सीटों पर संगठन क्या करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठेगा। संगठन की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। यदि हम दमोह की बात करें तो दमोह में इसलिए संगठन पे ठीकरा फोड़ने की बात हुई थी कि शिवराज जी बीच कोरोना काल के कारण उन्होंने उधर ध्यान देना कम कर दिया था। तो निश्चित तौर पर वहाँ आप संगठन को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि संगठन ने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाए, जो नाराजगी थी, जो लोगों को साधना था, वो काम जो संगठन का है वो संगठन अपने स्तर पर नहीं कर पाए। तो संगठन की भी जिम्मेदारी रहती है निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ पे यदि आप बात करें तो सरकार को देखकर वोट देंगे। यदि कांग्रेस जाएगी आपके विपक्ष में, यदि वो बोलेगी तो संगठन के खिलाफ नहीं बोलेगी कि आपने यूथ को बना दिया, संगठन ने क्या बिगाड़ा। वो बात करेगी कि सरकार से हमें क्या दिक्कत है, प्रदेश में क्या हालात हैं। यदि वो महंगाई के मुद्दे पे जाएगी तो सरकार के, कोरोना में व्यवस्था नहीं हुई तो संगठन क्या करेगा, उसमें सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो मुद्दे सरकार के खिलाफ रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को देखकर वोट दिए जाएंगे कि सरकार की सफलता असफलता चुनी जाएगी। और वैसे भी जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आगे बढ़ रही मनोज जी, 2024 का जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया होगा कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आप देखिए जातिगत समीकरण पर की बात की जा रही है, महंगाई की बात तो निश्चित तौर पर है, वो मुद्दों भी टेस्ट हो जाएंगे। और इन जो 4 उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं मनोज जी, या जो ओबीसी की लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, जो आप आदिवासी को लेकर आगे बढ़ रहे हो, जो दलित को आगे लेकर बढ़ रहे हो, उसका भी टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सारे नेचर की सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग के नेचर की सीट है आपकी पृथ्वीपुर की। यदि आप वहाँ जीतते हैं तो आपने जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं वो टेस्ट हो जाएगा। रेगांव जो वट के जीतते हैं तो एक आजा की है, यदि आप खंडवा जीतते हैं तो आदिवासी बहुल ज़्यादा है और वहाँ पे आपको टक्कर भी है बराबर की, क्योंकि आपके पास कांग्रेस की सीटें भी हैं, वहाँ पे विधायक हैं और भाजपा के भी हैं। तो टेस्टिंग का पूरा अच्छा है, तो इसलिए आप इसको सेमीफाइनल भी कह सकते हो कि सारे मुद्दे आपके टेस्ट हो जाएंगे। 2024 में आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हो, कि आदिवासियों के हितैषी आप बन रहे हो या वो बन रहे हैं, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा। और रही बात विवाद की या दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है, तो दोनों पार्टियों में ठीक नहीं है। यदि इधर भी टिकट की मारामारी चल रही तो उधर भी टिकट की मारामारी है। तो अब ये टिकट तय करना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर होगा दोनों के लिए। तो भीतरघात की संभावना उधर है उतनी ही इधर है, तो रोचक मुकाबला होना मनोज जी, और टेस्ट भी सारे हो जाना है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बस चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि कौन टेस्ट में पास हुआ, कौन फेल हुआ। और मुझे लगता है इन चुनावों के बाद दोनों ही दलों को अपने आगे की रणनीति भी बदलना पड़ सकती है। बिल्कुल नायडू जी, रणनीति की बात हो रही है, जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि उम्मीदवारों का चयन, लेकिन आपको नहीं लग रहा कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था कि जो पृथ्वीपुर सीट की बात करें हम, तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे का अगर आप नाम फाइनल पहले कर देते उनके निधन के बाद, अगर हम खंडवा की बात करें, या बीजेपी के पास भी यही था कि अगर आप रेगांव या बाकी जगह कर देते। जोवट की बात करें, क्योंकि कलावती भूरिया के निधन के बाद विक्रांत भूरिया के बारे में कहा जा रहा था वो दावेदार है, लेकिन उन्होंने 2 महीने लगभग पहले ही कह दिया था कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अगर कांग्रेस पहले उम्मीदवार घोषित कर देती या किसी एक नेता को इशारा कर देती
तो उसके जिम्मे ये होता कि वो बाकी सारे जो नाराज नेता उनको साध लेता, तो शायद उसकी राह ज़्यादा आसान हो जाती बनिस्बत अब जब तारीखों का ऐलान हो गया, समय ज़्यादा बचा नहीं आपके पास, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में सब कुछ हो जाना है। नहीं, मुझे ब्रिजेश जी की ये बात बिल्कुल सही लगी कि दो अलग अलग चीजें, संगठन की अपनी समस्याएं हैं, प्रशासन की अपनी समस्याएं हैं। जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार को आगे रख के चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो खासतौर से कांग्रेस का जो उस पे नतीजा होता है वो ये है कि कांग्रेस में तो एक ही शख्स है जिसको सारा जिम्मे दिया गया है, मतलब सारा जिम्मा लेना पड़ेगा, कमलनाथ। और कमलनाथ अभी फिलहाल तो विदेश में है, इलाज करा रहे हैं, मेरे ख्याल से लौटने में उनको 2-3 दिन का वक्त लगेगा। इतने में ऑफ कोर्स उनसे कोई सहानुभूति अगर होती है किसी को तो बात अपनी जगह अलग है, लेकिन एक बात जैसे आप कह रहे थे कि चुनाव के पहले अगर तैयारी इस बात की तो कम से कम हो जाती किसको चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस के लिए शायद ये ज्यादा आसान था बीजेपी के बजाय। तो कांग्रेस ने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया, ये बात तो सही है। लेकिन ये है कि अभी दो चीजें हैं। अगर मान लीजिए चुनाव मतलब वहां पे जो जहां चुनाव लड़े जाने हैं वहां किस तरह का माहौल बनता है, इस पर कांग्रेस की नीति टिकी रहेगी। ये देखना होगा कि कांग्रेस वहां जाकर मतलब जो अपने चुनाव जो कैंडिडेट चुनती है, अपने उम्मीदवार चुनती है, उनको किस तरह से वहां प्रोजेक्ट करती है और किस तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये बातें बहुत कुछ हम लोग अक्सर सुनते हैं कि भाई आदिवासियों के लिए फलाना काम कर दिया, रिजर्वेशन इतने बढ़ा दिए, लेकिन इनके नतीजे जो जिनको मिलने हैं, खासतौर से जिन लोगों को उसका फायदा या नुकसान होना है, उनसे जाके कांग्रेस कैसे संवाद स्थापित करती है, ये देखने वाली बात है। तो ये लेकिन एक और खतरा भी है ना जी, क्योंकि हमने बात की हमने भी कि कमलनाथ वन मैन आर्मी है, अभी बीमार हैं, अब वो कब सक्रिय होंगे। दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, वैसे तो लगातार ऐसे ही बयान देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के उनके बयान हैं, बीजेपी ने प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं, बैठकों का दौर हो गया, जिम्मेदारी तय हो गई है, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो या दूसरे और कारण हो, ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके या उसका जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए उपाय किए जा सके। कांग्रेस के साथ अभी तक वो नहीं हुआ, क्योंकि कमलनाथ है नहीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके पास कुछ अधिकार हैं नहीं। अब बसते सज्जन सिंह वर्मा या 1-2 ऐसे नेता जो बयान दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ निर्णय कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वो नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ में ये है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो वो कर रही है क्या कर रही है कुछ पता नहीं चलता लोगों को। दिग्विजय सिंह के बारे में जैसे अभी आपने कहा, उनका क्या रोल रहेगा ये भी जानना बहुत मुश्किल है, और उनका अगर जो रोल वो हमेशा रखते मतलब करते आए हैं, अगर वो रहा तो उसका कितना फायदा होगा या नुकसान होगा ये भी कोई नहीं कह पाता। कई बार ये माना जाता है, मतलब मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि दिग्विजय सिंह चाहे चुनाव जिताएं या ना जिताएं, हराने के लिए अगर कोई तो बहुत आसानी से हरा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक समस्या है उनके साथ में। कमलनाथ का जहां तक सवाल है, चूंकि उनकी वो एक्सेसिबल नहीं है, लोगों के साथ में मुलाकात उनकी कम होती रहती है, तो इसलिए उनके साथ में भी ये समस्या है कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनका नजरिया क्या है पार्टी के लिए या उम्मीदवारों के लिए। तो ये है समस्या, तो कांग्रेस के साथ में है, इसमें कोई शक नहीं। ये जरूर हो सकता है कि अगर बीजेपी से लोग नाराज हैं, जिसकी संभावना काफी दिखाई देती है, तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसको फायदा हो सकता है। तो इस बात पे विकल्प नहीं है तीसरा, शायद ये भी एक बड़ा कारण। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, विकल्प ना होने की। जी नायडू जी, मॉडल की जो बात करती है कांग्रेस, वो भी यही है कि दमोह मॉडल में उन्होंने कहा कि साहब हम स्थानीय चेहरों के आधार पर लड़ेंगे, कोई उनके पास चेहरा तो था नहीं, और यहाँ जो बात कर रही तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरे होंगे, तो वो दमोह मॉडल एक तरह से यही मॉडल है कि पब्लिक चुनाव लड़ेगी, पब्लिक बनाम सरकार का होगा। कांग्रेस का उसमें रोल ये रहेगा कि सिर्फ हम प्रचार करने जा रहे हैं, वो जो नाराजगी है उसको किस तरह से हम अपने वोट बैंक में बदल सकें। तो मुझे लगता है जो बार बार बात करते हैं वो दमोह मॉडल की, ऐसा कोई मॉडल अभी तक सामने नहीं आया कि कांग्रेस ने कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली हो, बहुत अच्छी रणनीति बना दी हो, बहुत अच्छे चेहरे उतार दिए हो। निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ये सोचती है कांग्रेस कि जो दमोह मॉडल है वही बाकी जगह काम करेगा। लोगों में नाराजगी है सरकार के खिलाफ, महंगाई को लेकर नाराजगी है, बेरोजगारी के खिलाफ नाराजगी है, और जो हालात चल रहे हैं उनको देखकर उनको लगता है कि कोरोना में जो परिस्थितियां हुई वो कितना लोग उससे नाराज है, ये भी टेस्ट हो जाएगा कि लोगों में नाराजगी है कि नहीं है, लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं कि नहीं। प्लस पॉइंट रहेगा अगर शिवराज बनाम कमलनाथ होता है, तो जाहिर सी बात है जनता को ये लगेगा कि एक ऐसा आदमी है मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच है,
और एक ऐसा मुख्यमंत्री है पूर्व जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है, तो शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जब आप नाराजगी है तो उसको आप जब कन्वर्ट करोगे वोटों में, उसके लिए एक करिश्माई लीडर आपको चाहिए। हमने देखा 2003 के पहले 98 में बीजेपी मानकर चल रही थी कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 3 में उमा भारती ने उस विरोध को वोट में बदला। हमने देखा 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तिकड़ी ने वो करा, हालांकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन अब फिर से ऐसा कोई नेता उनको चाहिए, लेकिन जो करिश्माई नेता था उनका वो तो चला गया है। देखिए मनोज जी, अभी करिश्माई नेता नहीं भी हो तो कोई मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि सरकार नहीं बदलने वाली है ना। यदि एक सांसद है उनका जीत भी जाएगा तो दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हार भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि वो तीनों विधानसभा सीट भी, दोनों विधानसभा सीट भी जीत जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हार भी जाएंगे तो कमलनाथ को क्या मिलने वाला? कमलनाथ के पास मॉरल डाउन होता है ना, उसको लगता है कि अगर ये देखिए मॉरल डाउन होने की बात अलग है, वो आप ये क्या होगी, वो संगठन का काम होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रिचार्ज करे, कैसे उनको जिम्मेदारी दे। जिस तरह से हम भाजपा में देखते हैं लगातार काम दे रहे हैं, और बात कांग्रेस में भी हो रही है। कांग्रेस में भी वैसे यदि आप कमलनाथ जी पूरे उतर के मैदान में लड़ते हो, दिखाई देते हो, तो आपको ना सदन में दिखते हैं ना सड़क पर दिखते हैं। वो उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है, बड़ी कंपनी काम करती है, उसके सीईओ काम करते हैं। तो उनकी उस तरह से सर्वे चल रहे हैं, उस तरह से काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि 1 तारीख से उनके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। कंपनियों में भी तो व्यवस्था रहती है, अगर सीईओ का डिलीवर नहीं कर पाता तो बदल दिया जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर तो बदल दिया ना, जब डिलीवर नहीं कर पा रहे तभी तो बदला है। तो मुझे लगता है कि वो अभी कमलनाथ बनाम शिवराज, ये तो कोई, ये अगले चुनाव में हम 2023 में 24 में बात कर सकते हैं कि चेहरा होगा। चेहरे की कोई बात नहीं है। अभी इस चुनाव में सिर्फ आपकी नाराजगी पता चल जाएगी, आपके सरकार से फेथ पता चल जाएगा कि सरकार पे भरोसा है या नहीं है, आपको शिवराज जी पे भरोसा है या नहीं है, ये तय हो जाएगा। तो खोने के लिए सरकार के पास है, और कमलनाथ जी सारी सीटें हार भी जाएंगे तो वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये तो कांग्रेस में कोई कह नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दिग्विजय सिंह को वो खुद ही नहीं बनाएंगे, और ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। रही बात जो आपने पहले कहा था, लेकिन जो कुछ पंजाब में हुआ उसके बाद तो आप ये मत कहिए कि विकल्प नहीं है। मनोज जी, पंजाब में ऐसा ढूंढते हैं कि वो उसका भी कोई विकल्प नहीं है कि वो उसके बाद क्या होगा। तो आप नए लोगों पे जिस तरह से दाव खेलोगे, जो अनुभवहीन होंगे, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। यदि सिद्धू का आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते, उनके क्रिकेट के दौरान के हादसे देख लेते, किस तरह से बैट लेके वो झगड़ने पहुंच जाते हैं अपनी बात को लेकर, तो आदमी का नेचर अब इस उम्र में जाकर नहीं बदलता मनोज जी। तो यदि आपने उनके पूरे नेचर को समझते, यदि कैप्टन की बात सुनते, तो शायद ये परिस्थिति नहीं हो सकती। सिद्धू चाहते थे कि एक तरह से कांग्रेस को ब्लैकमेल कर लें, तो ब्लैकमेल इतनी बड़ी पार्टी एक स्तर तक हो सकती है मनोज जी, लेकिन एक स्तर के बाद नहीं हो सकती। तो आप जैसे कम ऐसे टेम्परामेंट वाले आदमी को फिर यही नतीजा होता है, या तो साइड में हो जाएगा। यही वजह है कि भाजपा से किनारे हो गए। जिस भी दल में रहेगा उसका नेचर नहीं बदल सकता इस उम्र में, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, वो हारते हारते जीतना चाहता है। तो ये जो उसकी आदमी की शैली है, जो व्यक्ति का नेचर है, निश्चित तौर पर उसी कारण ये हम नतीजे देख रहे हैं। कुछ नायडू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिद्धू जी ने अभी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, शायद पता हो आपको। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि जी तो खास तौर से एक चीज आप जब बहुत अच्छी बात कही आपने ब्रजेश जी, मैं भी इस बात से को महसूस करता हूँ कि कांग्रेस के साथ में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कांग्रेस अभी भी ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार खराब थी जब तो थी तब। वो सरकार अगर छीन के ले गया कोई और ये कह रहा है कि अच्छी सरकार बना चुका है, तो ये तो दावा उसी को साबित करना होगा ना। और असली बात यह है कि जनता में कितना रोष है ये अभी नहीं महसूस कर सकते हम लोग। ये लोग जाके वहां प्रचार करेंगे और उसके बाद में वहां अगर रोष दिखाई देता है तो वो भी महसूस होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी इनके पास में दावे जितने हैं उतना उसको उनको साबित करने का भी कोई रास्ता नहीं है। और कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये है कि कांग्रेस के पास में कहने के लिए बहुत कुछ होगा, हालांकि वो सही होगा या गलत होगा अपनी जगह अलग हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन अगर बहुत कुछ था जब उनके पास, तब वो करिश्मा नहीं दिखा पाया 28 सीटों पर, तो इसलिए बड़ी चुनौती इन 4 सीटों पर होगी। मैं समझता हूँ कि चूंकि करिश्मे वाली बात अभी तो वाकई में महसूस नहीं होगी, लेकिन ये हम लोगों ने देखा है कांग्रेस के साथ में अक्सर ये होता रहा है कि जैसे आप दमोह मॉडल की बात भी अच्छी बात बताई जी ने कि भाई दमोह मॉडल जीत गए इसलिए आपने उसको मॉडल बना लिया, अगर वो हार जाते तो क्या करते। बिल्कुल, तो ये भी एक चीज है। खास तौर से ये है कि बीजेपी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अक्सर गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी का इस्तेमाल करती है। उसको लगता है जो चीज ऊपर गई वो नीचे आएगी ही आएगी। तो बीजेपी अगर अभी है तो कभी ना कभी हार ही जाएगी, हार भी गई
तो उसके बाद में उसका कितना फायदा उठा पाए ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये है कि अभी की स्थिति में तो ये है कि लोगों का जो भी फैसला होगा वो इस बात को लेकर होगा कि सरकार के प्रति कितना रोष है। हालांकि कांग्रेस संगठन, बीजेपी संगठन जो है काफी जोर लगा रहा है, जितनी तैयारी के साथ जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही उसको लेके। लेकिन ये महसूस होता है अक्सर कि ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर लोगों में रोष है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। वो फिर आप सामने वाला कितना ही कमजोर हो उसको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़। बिल्कुल, लेकिन उस रोष को आवाज देने के लिए भी एक आवाज की जरूरत होगी और उसके लिए शायद इंतजार करना होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और कह सकते हैं कि इसके नतीजे सरकार पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, ना केंद्र सरकार पर ना राज्य सरकार पर, लेकिन इससे जो कार्यकर्ता हैं जो 2023 में जिनके सहारे दोनों दल जाएंगे उनके मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि दमोह में जीत के बाद हमने देखा कि कांग्रेस ने जैसे तीखे तेवर दिखाए, कुछ समय ही दिखाए लेकिन दिखाए, बाद में धीरे धीरे चूँकि लीडरशिप के कुछ कारण है उसके कारण वो थोड़े से कमज़ोर पड़ते नज़र आए। और बीजेपी ने जिस प्रकार से सावधानी बरती है, अपने जो पूरे संगठन को चाक चौबंद करने का प्रयास किया, बैठकों का दौर शुरू किया, क्योंकि वो भी दमोह की हार से डरी हुई है। अब दमोह की मॉडल इस 4 सीटों पर क्या रंग लाएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा। लेकिन दोनों दलों के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती तो यही है कि प्रत्याशियों का चयन, अगर जिसने अच्छे प्रत्याशी चुन लिए तो आधी लड़ाई मान के चलिए कि वो जीत चुका है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।